अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा न्याज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। और नाज़रीन, बात करेंगे हम सबसे पहले 27वीं तरमीम की। अब बाकायदा तौर पर मंज़ूर हो गई है नेशनल असम्बली से भी। हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ सेनेट से मंज़ूर हुई थी, होनी तो उसने नेशनल असम्बली से भी मंज़ूर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल कचहरी में, इस्लामाबाद कचहरी में धमाका हुआ, जिसकी वजह से जो है 12 अफराद शहीद हो गए थे और 50 के करीब लोग ज़ख्मी हो गए थे। उस वजह से कल का इजलास मनसूख हो गया था और आज हमने देखा कि सारा दिन एक्टिविटी रही नेशनल असम्बली में। आइनी 27वीं तरमीम का जो बाकायदा तौर पर जो बिल है वो पेश किया गया और वहाँ पे उनको कुछ रियलाइज़ हुआ कि भई इसमें, इस बिल में कोई टेक्निकल कुछ गलतियाँ भी थी। अब उन्होंने मज़ीद कुछ तरामीम उसमें ऐड ऑन करके नेशनल असम्बली से उन्होंने फिर मंज़ूर कराई और फिर वहाँ से दोबारा सेनेट से आज ही अप्रूव होगी और इनकी पूरी कोशिश होगी कि आज ही जो है हम सदर से भी दस्तखत करवा लें। तो जनाब, हुकूमत चाहती है कि कल आईनी अदालत बन जाए, न सिर्फ बन जाए बल्कि कल ही जजेस जो हैं वो हलफ भी ले लें और अगर ज़्यादा जजेस मतलूब हुए तो आईनी अदालत में तो फिर सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए पार्लियामेंट एक्ट के मुताबिक जो है वो जजेस की तादाद भी बढ़ा दी जाएगी। हुकूमत की ख्वाहिश है कि ये जो 2 फ़ॉर्मेलिटीज़ रह गई थी नेशनल असम्बली की, और अब चूँकि फिर वो कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से फिर सेनेट में जाएगा और फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स, तो वो चाहते हैं कि बस जल्द अज़ जल्द ये फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाए किसी न किसी तरीके से और ये बाकायदा तौर पर एक आईनी तरमीम, एक आइन का हिस्सा बन जाए। ऑब्वियसली जब सदर दस्तखत कर देंगे तो उसके बाद ये गज़ट में चला जाएगा एंड ऑटोमेटिकली इट विल बिकम दिस ऑल अमेंडमेंट विल बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनाब, बस यूँ सब समझे कि 27वीं आईनी तरमीम हो गई है और अब अगली बहस छिड़ जाएगी 28वीं आईनी तरमीम की, कि जो काम जिन जिन इश्यूज़ पे, जिन जिन एजेंडास पे ये लोग अपने इत्तेहादियों को, अपनी पोजीशंस को कन्विंस नहीं कर सके, तो वो अब वहाँ तसल्ली दी है कि जनाब अब हम 28वीं तरमीम में वो एड्रेस करेंगे जो उनके, जिन चीज़ों पे वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके। बेसिकली ऑब्वियसली कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये आम आवाम से रिलेटेड तरमीम नहीं थी, बल्कि ये कुछ बड़े लोगों के लिए, बड़े ओहदों के लिए जो है ना ये तरमीम थी। 243 में जो तरमीम की गई, जिसमें ऑब्वियसली फील्ड मार्शल को सरबराह बना दिया गया है और उनको इस्तिस्ना दी गई है ताउम्र। उसी तरह से सदर को भी इस्तिस्ना दी गई है, विच इज़ वेरी रिडिकुलस कि आप एक इंसान को पूरी उम्र के लिए आप इम्यूनिटी दे दें फॉर द लाइफ टाइम। आई मीन दिस इज़ समथिंग सो रिडिकुलस एंड सो सरप्राइजिंग कि कैसे आप दे सकते हैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी इस्तिस्ना हासिल होती है ड्यूरिंग योर टेन्योर उस जॉब में, आपको ऑलरेडी इस्तिस्ना होती है, लेकिन लाइफ टाइम इस्तिस्ना देना ये आई वुड से कि एक मजाक ही है। और जिस पे अभी हमने देखा कि जजेस की तरफ से भी बड़ा रिस्पॉन्स आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ख़त लिखा और उन्होंने ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया साहब को कि जी याहिया अफरीदी साहब को कि ये वक्त है खड़े होने का। अदलिया की आज़ादी ख़तरे में है, सुप्रीम कोर्ट ख़तरे में है, आज़ाद फैसलों का जो इख्तियार है वो ख़तरे में है। तारीख़ खामोश रहने वालों के साथ नहीं खड़ी होती, बल्कि जो डट जाते हैं, जो खड़े हो जाते हैं, तारीख़ उनको याद रखती है। और आज आपकी लीडरशिप का इम्तिहान है। फिर हमने देखा कि जस्टिस सतर मिनल्लाह ने भी ख़त लिखा कि किस तरह से हमने अपने आइन को, हमने अपने कानून को मुख्तलिफ़ अज़ाइम हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। और फिर उन्होंने जो है मिसालें दी कि किस तरह से हमने बाकी प्राइम मिनिस्टर्स, सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और सिमिलरली उसी तसलसल में अब हम इमरान खान साहब को भी उसी तसलसल में ये सब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वही बात है, बाकी जजेस ने भी ख़त लिखा, लेकिन खैर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कुछ नहीं किया। उनकी तरफ से मुकम्मल ठंड प्रोग्राम है। तो आप यूँ समझें कि कल 1956 के बाद पहली दफ़ा जो है ना सुप्रीम कोर्ट किसी और कोर्ट के मातहत हो जाएगी, यानी कि आईनी अदालत के अंडर आ जाएगी और आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो जाएगी। और आज़ाद अदलिया का जो कॉन्सेप्ट है वो अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जजेस की तकर्री, जजेस के तबादले, हर चीज़
इनडायरेक्टली एग्जेक्टिव के अंडर आ जाएगी। कल से सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी ताहियात इस्तिस्ना मिल जाएगी, और ये मुस्लिम लीग जो कल तक जरदारी साहब को मिस्टर 10% कहती थी, सड़कों पर घसीटने की बातें करती थी, ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ तक सुनने में आता था वो कहते थे जी मैं तुम्हारा पेट जो है वो चीर कर रख कर मुल्क का जो लूटा हुआ सरमाया है वो हम निकाल लेंगे तुम्हारे पेट में से भी उसको चीर कर। और यहाँ तक बल्कि शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे कि बिलावल ज़्यादा बातचीत ना करो, तेरे बाप का चिट्ठा कट्टा खोल दिया गया तो लग पता जाएगा। बल्कि एक जगह पे तो यही हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहा करते थे कि अब अगर मुझे ज़र बाबा के साथ कोई इत्तेहाद करना पड़ा तो इससे बेहतर है कि मैं किसी कुएं में छलांग लगा के मर जाऊं। तो ये आप देख लें। उसके बाद हमने देखा ऐसे बड़े बड़े बयानात के बाद ये लोग अपने मफादात के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए फिर दोबारा इकट्ठे हुए, दोबारा बैठे और 2 दफ़ा इन्होंने इत्तेहाद किया। और अब कल मुस्लिम लीग नून इसी मिस्टर 10% को, इसी ज़र बाबा को और इसी आसिफ अली जरदारी साहब को क्लीन चिट देगी और कहेगी कि जी जो सब कुछ पहले किया था वो भी माफ, और जो जिंदगी में आगे करोगे वो भी माफ। तो ये है इस मुल्क की सियासत और ये है इस मुल्क का इस सियासतदान। दिस इज व्हाट दिस ताइस्वियानी तरमीम इज। जनाब कल टीटीपी ने कल इस्लामाबाद में जो खुदकुश धमाका किया था उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है, और पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कि ये काबुल का पैगाम है बल्कि हमें कि हम जो मुज़ाकरात में पड़े हुए हैं, बातचीत में पड़े हुए हैं, मुआहदे कर रहे हैं, सीज़ फायर की बातें कर रहे हैं, तो ये सब वो लोग किसी खाते में नहीं लेते और मुल्क गर्दी जारी रखेंगे मुल्क में। और अब उनको इस बात का जवाब दिया जाएगा, ये भी क्लियर कर दिया हुआ है पाकिस्तान ने। टीटीपी ने 2 अटैक किए, एक वाना में, वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। बिल्कुल आप यूँ कह लें कि उस वहाँ पे कुछ 600 कैडेट्स थे, उनमें उनके स्टाफ भी मौजूद था, लेकिन कमांडो ऑपरेशन करके 5 के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है और सारे कैडेट और स्टाफ को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया है। और इधर इस्लामाबाद में भी इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता था, बहुत तबाही हो जानी थी अगर खुदकुश जो है वो कचहरी के अंदर चला जाता। तो ये भी एक आई वुड से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है कि बाहर गेट पर ही पुलिस की गाड़ी के साथ टकरा के उसने अपने आप को उड़ा दिया है। तो इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता था। दोस्त मुल्कों को भी हम बता रहे हैं जनाब कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम उनके ठिकानों तक जाएंगे और अब हम उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि वो लोग तो बाज नहीं आ रहे। हमने देखा किस तरह से कि मुंबई अटैक जिसको भारत पाकिस्तान से लिंकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, अपोजिशन बहुत सारे सवालात उठा रही है कि मुख्तलिफ अदवार में जब भी भारत पे मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ स्टेट्स में वहाँ अटैक्स होते हैं तो वो इत्तफाक ही क्यों होता है कि बीजेपी की ही हुकूमत होती है। तो इस पे बहुत सवालात उठाए जा रहे हैं। फिर ऑब्वियसली बिहार का इलेक्शन था, फिर बिहार के इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि किस तरह से उनकी तो पूरी की पूरी इंतखाबी मुहिम और जितनी भी इलेक्शन कैंपेन होती है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही डिज़ाइन की जाती है। तो भारत के अंदर से अब ये उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। बिहार इलेक्शन ये बहुत बड़ा इलेक्शन है मोदी की साख के लिए। पहले जो सर्वे आए थे उसमें तो मोदी का इत्तेहाद आगे दिखाई दे रहा है। बहरहाल इलेक्शन के बाद कौन जीतता है कौन हारता है इसका फैसला भी बाकी है, लेकिन मोदी सरकार इसको जो ये जो जंगी जुनून है अपने इलेक्शन में अपने पसंदीदा नताइज हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो इस तरह के मिस एडवेंचर्स करने से बाज ना पहले कभी आए हैं ना अब आएंगे। और हमने देखा कि वज़ीर दिफ़ा ने भी यही कहा है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान तकरीबन 2500 से 3000 अफराद पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद हमले के बाद तालिबान का एक अहम कमांडर भी मार दिया गया है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम कमांडर कारी हदायतुल्लाह जो अफ़गान सूबे नंगरहार में मारा गया है। हलाक दहशतगर्द जो है वो न सिर्फ नूर वली महसूद का करीबी साथी था बल्कि 30 जनवरी 2022 को पेशावर पुलिस लाइंस बम धमाके में और 2015 के मीना बाजार दहशतगर्द हमले समेत कई तखरीबी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मंसूबा साज था। वो अब बताया जा रहा है कि
وہ ہلاک ہو گئے اور معتبر ذرائع کے مطابق ہدایت اللہ ایک دھماکے میں شدید زخمی ہوا اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جہنم واصل ہو گیا. اس کی ہلاکت آپ یوں سمجھیں کہ ایک بدنام زمانہ دہشت گرد کے انجام کی علامت ہے جو طویل عرصے سے سرحد پار دہشت گردی اور پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا. تو یہ ان کی بھی ہلاکت کی آ گئی ہے وہاں سے تصدیق. اور جناب دوسری طرف اگر ہم سیاست کی پی ٹی آئی کی بات کریں تو جناب یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک سیاسی سپیس دی جائے, عمران خان کو کسی نہ کسی طرح ریلیف دیا جائے کیونکہ اب کوئی خطرہ تو موجود ہے نہیں. پہلے تو خطرہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو وہ حکومت میں آئے گا تو انتقام لے گا, حکومت گر جائے گی, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اوبویسلی سب کہتے تھے کہ عمران خان کا جیل میں رہنا ہی اس حکومت کی بہت بڑی گارنٹی ہے اور کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا تھا. لیکن اب تو استثناء بھی مل گئی ہے, سارے کام مکمل کر لیے ہوئے ہیں, پکا انتظام کر لیا ہے, جو کرنا تھا وہ بھی کر لیا, پکا کام ہو گیا ہے. تو اب ایک ٹرائی کی جا رہی ہے کہ کیوں نہ پی ٹی آئی سے سیاسی بات چیت کی جائے, لیکن ابھی یہ صرف ابتدائی انیشل سٹیجز ہیں, ایک ابتدائی اطلاعات ہیں کہ یہ ایک سوچ پائی جا رہی ہے اور اس پہ اب بات چیت ہونا شروع ہو گئی بھی ہے. اس کے جواب میں عمران خان صاحب کا کیا ری ایکشن آتا ہے, وہ کیا رد عمل دیتے ہیں, وہ یہ بات چیت آگے بڑھتی ہے نہیں بڑھتی, پی ٹی آئی کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرتی ہے اور اس سارے معاملے کو کس طرح سے لے کر چلتی ہے, یہ سب ابھی طے ہونا باقی ہے کیونکہ نفرت اور تقسیم اس قدر بڑھ چکی ہوئی ہے کہ حالات جو ہے نا وہ نارملائز کرنے میں وقت لگے گا کیونکہ بہت ساری تقسیم بڑھ چکی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو حکومت کو جو چیلنجز ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, معیشت کا بری سرمایہ کاری آ نہیں رہی, معیشت بری ہے, قرضے بڑھ رہے ہیں, ریل اسٹیٹ شعبے زوال پذیر کا شکار ہیں. آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ زراعت کا ہو, ریل اسٹیٹ کا ہو, نیم اینی تھنگ, وہ سارے کے سارے بتدریج جو ہے نا وہ زوال کا شکار ہو رہے ہیں. بڑے بڑے معاہدے تو ہم نے کیے ہیں, ہم نے سعودی عرب کے ساتھ بھی بڑا دفاعی معاہدہ کیا, مختلف ملکوں کے ساتھ بھی کیا, لیکن ابھی تک سرمایہ کاری نہیں آئی. تو جناب اسی طرح اب کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے سرمایہ کاری لائی جائے, زیر زمین جو معدنیات ہیں ان کو ہم اگر اچھی ایک ڈیل ہم بنا سکیں اور اچھے ان کو اس ڈیل پہ ہم ان کو سیل کر سکیں تو شاید ہماری معیشت کو سنبھل جائے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں حکومت کے, لیکن لیٹس سی ویئر تھنگز گوز. یہ ساری آج کی ڈیولپمنٹس تھیں. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. پلیز میرا چینل لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے.